आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लाइव क्लास मेरे बच्चों की ले रहा हूं और साथ ही साथ मैं YouTube के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दो फ़ोन में एक साथ हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे छात्रों का स्वागत है और उसके बाद फिर मैथ्स समाधान मेरे YouTube चैनल के जो सारे दर्शक हैं, जो जितने सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का स्वागत है। तो आज मुझको मेरे बच्चों को पढ़ाना था अध्याय 6, अध्याय 5 तक के वीडियोस मैंने बना के डाल दिए थे और सभी बच्चों को ये बोल दिया था कि अध्याय 5 तक वो वीडियो देख के पूरी कर लेंगे। और आज जो है मैं अध्याय 6 पढ़ा रहा हूँ और इस पाठ का नाम है सांख्यिकी। पाठ का नाम है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी जो है गणित की एक शाखा है, जैसे त्रिकोणमिति है, बीजगणित है, वैसे ही जो है सांख्यिकी है। सांख्यिकी में हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आंकड़े क्या होते हैं। नया शब्द है बच्चों के लिए, आंकड़ा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेटा। ठीक है, तो आंकड़ा क्या होता है ये हम देखते हैं। आंकड़ा देखिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी का प्रतिशत मान लेते हैं 80% था। ये सही आंकड़े नहीं हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको वास्तविक आंकड़ों से आप मत जोड़िएगा। 1947 में मान लीजिए भारत में गरीबी का प्रतिशत 80% था, अर्थात 80% लोग भारत में गरीब थे देश की आज़ादी के समय। 10 साल बाद 1957 में मान लेते हैं ये 78% हो गया। फिर 10 साल बाद 1967 में मान लेते हैं ये 72% हो गया। और ऐसा करते करते सन 2007 में ये गरीबी का प्रतिशत मान लेते हैं 69% हो गया। और 2017 में ये गरीबी का प्रतिशत मान लेते हैं 68% हो गया। तो हमने 1947 से लेके 2017 तक में हर 10 साल में हमने बताया कि भारत में गरीबी का प्रतिशत अर्थात गरीब लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी थी। तो ये 1947 से लेके 2017 तक का एक आंकड़ा होगा। क्या होगा? आंकड़ा होगा, एक डाटा होगा। किस बात का? भारत में गरीबी का आंकड़ा होगा ये। ठीक है, भारत में गरीबी का ये आंकड़ा होगा। तो आंकड़ा का मतलब होता है जो संख्यात्मक जानकारी होती है, या हम ये कह लें कि आंकड़ा का मतलब होता है कि तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, संख्याओं को, तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना। तथ्य माने कोई भी सच्चाई। तो यहाँ पर देखिए ये तथ्य थे कि 1947 में हमारी कुल जनसंख्या के 80% लोग क्या थे? गरीब थे। सन 1957 में 78% लोग, और ऐसे करते करते 2017 में 68% लोग। मैं फिर से बता दूं, ये आंकड़े सही नहीं हैं, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भारत में गरीबी जो थी उसका जो प्रतिशत था, उस तथ्य का ये क्या है? संख्यात्मक प्रदर्शन है। और ऐसा जब भी हम किसी तथ्य का संख्यात्मक प्रदर्शन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, और सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये आंकड़े यहाँ पर गरीबी से संबंधित हैं, वैसे ही साक्षरता से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं,
भारत में जनसंख्या हर 10 साल बाद कितनी वृद्धि हुई, वो भी एक तथ्य है। जब हम उसको गणितीय रूप में बताएंगे तो वो भी एक क्या हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है। इस प्रकार जब तथ्यों का हम संख्यात्मक प्रदर्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आंकड़ा कहा जाता है। और सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी क्या है और आंकड़े किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं पाठ पे आते हैं। तो हमारे पाठ में, इस सांख्यिकी वाले पाठ में हमको पढ़ना है समांतर माध्य, और समांतर माध्य के बाद हमको पढ़ना है बहुलक, और बहुलक के बाद पढ़ना है माध्यिका। समांतर माध्य, समांतर माध्य, और उसके बाद बहुलक, और बहुलक के बाद हमको पढ़ना है माध्यिका। ये 3 टॉपिक जो हैं इस पाठ में है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य वही बात है जिसे हम अंक गणित में औसत के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, एवरेज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या है? तो समांतर माध्य वास्तव में, समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? औसत होता है। ठीक है, और औसत किसे कहते हैं? अब औसत को मैं समझा रहा हूँ कि औसत क्या होता है। मान लेते हैं किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, और हम उनके वजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे का वजन मान लेते हैं 32 किलो है, दूसरे का वजन 30 किलो है, तीसरे का 24 किलो है, अगला जो आया उसका 38 किलो है, फिर 30 किलो है, फिर 33 किलो है, फिर 37 किलो है, और इस प्रकार चलता चला जा रहा है। अब मान लीजिए हमको कोई ये पूछे कि मैं, मान लीजिए ये कक्षा 8वीं की बात कर रहा हूँ, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के कक्षा 8वीं के 50 बच्चों के वजन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो यदि मुझसे ये बात पूछी जाए कि आपके स्कूल में या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर के कक्षा 8वीं में जो 50 बच्चे पढ़ते हैं उनका वजन बताइए करके, तो अब ये वजन के संबंध में जब मुझको जानकारी देनी होगी तो मैं अगर अब यहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये कन्या शाला है, तो मैं बताऊँ कि सृष्टि का वजन 32 किलो है, सीता का वजन 30 किलो है, मीता का 24 किलो है, संगीता का 38 किलो है, और ऐसे 50 बच्चों का नाम बताऊँ और एक एक का मैं अगर वजन बताता जाऊँ तो जो प्रश्न करता है उसको क्या समझ में आएगा? वो जो जानना चाहते थे कि एक मोटे तौर पे जो है कक्षा 8वीं के बच्चों का वजन कितना था, वो बात मैं उनको नहीं बता पा रहा हूँ। मैं पूरे 50 बच्चों का नाम ले लेके वजन बता रहा हूँ, तो जो उद्देश्य था प्रश्नकर्ता का वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सांख्यिकी के तहत जो है समांतर माध्य का अध्ययन करते हैं कि जब हमें एक समुदाय का, एक समूह का या एक बहुत बड़ी संख्या से संबंधित किसी तथ्य का हमको संख्यात्मक जानकारी अगर देनी होती है तो हम उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य से संबंधित उस तथ्य का अलग अलग जानकारी अगर देंगे तो जो प्रश्न करता है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तब क्या करें? तब हमको ज़रूरत पड़ी समांतर माध्य की या औसत की। अब औसत कैसे निकालते हैं? औसत मान लीजिए इन 50 बच्चों का अगर औसत, हमको वजन का अगर औसत निकालना है तो औसत निकालना नहीं सीखे हो तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, शायद 8वीं के बच्चे नहीं सीखे रहते हैं। तो औसत निकालने का मतलब होता है, मान लीजिए 50 बच्चों के हम वजन का औसत निकाल रहे हैं, तो हम सभी बच्चों के वजनों का योग, सभी बच्चों के वजनों का योग बटे बच्चों की संख्या, बटे बच्चों की संख्या,
इस तरीके से हम करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, सभी बच्चों के वजनों का जोड़, तो हर बच्चे का वजन लिखते जाएंगे और हम क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार पूरे कितने बच्चों का, 50 बच्चों का लिखेंगे और नीचे बच्चों की संख्या कुल कितनी है, 50 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा स्पीकर ऑन ना रखे, मैं YouTube के लिए भी जो है यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो पूरे प्रत्येक बच्चे के वजन का हमने योग किया और कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 50 थी। मान लेते हैं कि ये 2500 आया योग, मान लेते हैं बटे 50, तो हमने भाग दे दिया तो हमको कितना मिला, 25 किलोग्राम मिला। तो ये क्या मिला हमको, औसत मिला। हमने सभी बच्चों के वजनों को जोड़ा और उसमें बच्चों की कुल संख्या से भाग दिया तो हमको 25 किलोग्राम मिला। अब जिस प्रश्नकर्ता ने हमसे पूछा था कि कक्षा 8वीं के बच्चों का वजन क्या है, तो अब मुझको एक एक बच्चे का वजन बताने के बदले मैं ये कह सकता हूँ कि कक्षा 8वीं के बच्चों का औसत वजन 25 किलो है। कक्षा 8वीं के बच्चों का औसत वजन 25 किलो है। ऐसा बोल देने से जो प्रश्न करता है उसको ये बात समझ में आती है कि हाँ, उस कक्षा में अधिकांश बच्चों का औसत जो होता है, किसी समुदाय से संबंधित जिस तथ्य की हम संख्यात्मक जानकारी चाह रहे होते हैं, उसमें से जो सबसे अधिक समुदाय के सबसे अधिक लोगों के साथ जो जुड़ी हुई संख्या रहती है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ 25 में लिख दिया, अगर मैं इस उदाहरण के आधार पर यहाँ पर मान लेते हैं कि 31 लिख दूं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लगेगा सुनने में, ठीक है। तो मैं अगर ये बताऊं कि उस कक्षा 8वीं के बच्चों का औसत वजन 31 किलो है, तो प्रश्नकर्ता को ये बात समझ में आ जाएगी कि उन 50 बच्चों में से अधिकांश बच्चों का वजन 31 किलो या उसके आसपास है। मोटे तौर पे औसत माने चालू भाषा में हम बोले तो मोटे तौर पे उस स्कूल के कक्षा 8वीं के बच्चों का वजन 31 किलो के आसपास है। तो अब क्या हुआ, हमको औसत मिल जाने के कारण हमको एक एक बच्चे का वजन जो कि व्यवहारिक नहीं लगता है बताने के बदले हम एक ही वजन, जिसको कि हमने औसत वजन कहा, उससे हम प्रश्नकर्ता को एक संतुष्टिपूर्ण जवाब देने की स्थिति में आ जाते हैं कि भैया आपने प्रश्न किया था कि वजन कितना है, तो हमने बताया कि उस कक्षा के बच्चों का औसत वजन 31 किलोग्राम है। मतलब अब प्रश्नकर्ता ये समझ जाएगा कि उन 50 बच्चों में से अधिकांश का वजन 31 किलो के कुछ का 31 किलो भी और अधिकांश का इसी के आसपास होगा। तो मोटे तौर पे एक चित्र बाहर आएगा, एक पिक्चर निकलेगा, वो 31 किलो के आसपास है इस उम्र के बच्चों का वजन। तो ये था औसत, और इसी को सांख्यिकी में क्या कहा जाता है, समांतर माध्य कहा जाता है। अर्थात बहुत सारे आंकड़ों का औसत जब हम निकालते हैं तो उसे समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र जो है वो सांख्यिकी की भाषा में बदल जाती है। तो अब समांतर माध्य में जब हम सूत्र इसका बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा सूत्र, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों का वजन लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक एक बच्चे का मान लेते हैं। यहाँ पर ये संगीता थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है गीता थी, ठीक, यहाँ पर अपेक्षा थी, ठीक है, यहाँ पर भारती थी, और इस प्रकार बाकी के बच्चे थे। तो हर बच्चे के नाम के सामने मैंने उसका वजन लिखा। तो इस प्रकार जब हम तथ्यों को लिखते हैं तो ये आंकड़ा हो गया, और इस प्रकार आंकड़ों को प्रदर्शित जब हम करते हैं तो इन्हें कहा जाता है प्रेक्षण। क्या कहा जाता है, प्रेक्षण कहा जाता है। ये प्रत्येक एक क्या है, प्रेक्षण है। इस आंकड़े में ये प्रत्येक एक क्या है, प्रेक्षण है। तो समांतर माध्य का जब हम सूत्र लिखेंगे तो वो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग कैसे आया प्रेक्षणों का योग, यहाँ देखो मैंने औसत के लिए लिखा था सभी बच्चों के वजनों का योग। अब यहाँ वजन क्या हो गया, एक प्रेक्षण हो गया। तो हम यहाँ वजनों का योग किए थे, तो यहाँ वजन की जगह क्या शब्द आ जाएगा, प्रेक्षण आ जाएगा। तो प्रेक्षणों का योग बटे बच्चों की संख्या। अब बच्चों की संख्या के बदले हम यहाँ क्या करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या लिखेंगे। कितने प्रेक्षण है, जितने बच्चे हैं उतने ही यहाँ पर क्या है, प्रेक्षण है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये हो गया आपका समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य का मतलब हुआ औसत, और औसत निकालने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। जब हम उसको समांतर माध्य में
के रूप में लेते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या हुआ, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या होता है, जो आंकड़े हमको दिए हुए रहेंगे उसमें से जो प्रत्येक तथ्य है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेक्षण कहलाएगा। तो सभी प्रेक्षणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बटे यानी भाग देंगे किससे, जितने प्रेक्षण हैं हम उन सभी से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, समांतर माध्य मिलेगा। और समांतर माध्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब किसी समुदाय से संबंधित किसी तथ्य को हमको यदि प्रस्तुत करना होता है तो हम प्रत्येक समुदाय के उस प्रत्येक सदस्य से संबंधित तथ्य को अलग अलग अगर बताते हैं तो वो व्यवहारिक नहीं होता, उससे किसी भी प्रकार की जानकारी हमको सही नहीं मिल पाती है। तो हम प्रत्येक सदस्य की अलग अलग जानकारी बताने के बदले हम क्या, किस रूप में उसका जवाब देते हैं, हम समांतर माध्य या औसत के रूप में उस प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर माध्य, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब इसमें हम कुछ प्रश्न हैं उनको बनाएंगे। जैसे एक प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या कौन है, वो संख्याएं जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, गिनती में करते हैं, गिनती के लिए करते हैं। 6वीं कक्षा में सीख कर आते हो आप लोग। कहाँ से शुरुआत होती है प्राकृत संख्या की, 1 से शुरुआत होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करते करते 50 51 52 53 फिर 100 101 102 फिर 1000 1001 1002 करते करते अनंत तक हम जाएंगे। गिनते रहो जीवन भर, खत्म नहीं होगा। बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, उसमें 1 जोड़ दो तो वो एक अगली प्राकृत संख्या मिलेगी। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इनमें से प्रत्येक एक क्या हो गया, प्रेक्षण हो गया। 1 1 प्रेक्षण हुआ, 2 1 प्रेक्षण हुआ, 3 वैसे ही ये 9 10 भी 1 1 क्या हो गए, प्रेक्षण हो गए। और ये प्राकृत संख्याओं से संबंधित से शर्त के आधार पर आंकड़े हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य, चूंकि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अब प्रेक्षणों का योग मैं बताया हूँ, बटे का चिन्ह को हमेशा बराबर के सीध में रखना है। ठीक है, रख लिए। अब प्रेक्षणों का योग माने ये प्रेक्षण है, इनको जोड़ो। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, ये सभी प्रेक्षणों का योग हुआ। और कुल कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक है, माने कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। अब इनको हम जोड़ते हैं, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। ये प्रेक्षणों का योग कितना हुआ, 55 बटे 10। हम भाग दे दिए तो कितना आया, 5.5 आया। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना हुआ, 5.5 हम यहाँ पर लिख दिए। इसलिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 5.5 और ये तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। जिसका भी स्पीकर ऑन है ऑफ कर लो। ठीक है, इस तरीके से हम समांतर माध्य से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ये है समांतर माध्य।
अब इसमें कुछ और एक आध प्रश्न मैं बता दूंगा, फिर माध्यिका की तरफ चलेंगे। तो जैसे प्रश्नावली 6.1 है, 6.1 में जो दूसरा प्रश्न है उसको देखो। भाई जिसका भी स्पीकर ऑन है बंद कर दो, बोल रहा हूं ना, बंद कर दो। तो जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य बोले माने समांतर माध्य। 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य माने समांतर माध्य, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में, अब छोटे क्लास में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ दो तरीके से प्रश्न आ सकता था। 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, या 50 से 70 के बीच की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। 50 से 70 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। और दूसरा प्रश्न जो हो सकता है वो क्या, 50 से 70 के बीच। यहाँ बोल रहा है 50 से 70 तक, और यहाँ बोल रहा है 50 से 70 के बीच। तो इस वाले में क्या, इसका क्या मतलब होगा, इस 50 से 70 तक बोलेगा, 50 से बोल रहा है तो इसमें 50 से ही शुरू होगा, 50 सम संख्या है, और ख़त्म कहाँ पर होगा, 70 में जाके ख़त्म होगा। अगर प्रश्न ऐसा रहता 50 से 70 के बीच, तो इन दोनों के बीच माने ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। 50 के बाद जो पहली सम संख्या है वो 52 आएगी, और 70 से पहले जो सम संख्या है 68 वो आएगी। तो ये इतने रहते। तो इन दोनों प्रश्नों का अंतर समझना। तो 50 से 70 तक बोलेंगे तो 50 से शुरू होगा, 70 में ख़त्म होगा। इतने के इन दोनों के साथ जितनी सम संख्याएं हैं वो आएंगी। अगर 50 से 70 के बीच बोलेगा तो 50 भी नहीं रहेगा इस समूह में, और 70 भी नहीं रहेगा। चलो अब मूल प्रश्न पे आते हैं। तो 50 से 70 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखते हैं, पहले हम लिखेंगे 50 से 70 तक सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग दिए, हमारा शेषफल अगर 0 आया, मतलब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो वह सम संख्या होगी। और हम किसी संख्या में यदि 2 का भाग देते हैं और अगर भाग देने से शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, कोई दूसरी संख्या आती है, तो उसका क्या मतलब निकला कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, इसलिए वो विषम संख्या होगी। तो सम संख्या मतलब वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं या 2 के पूरे लंबे पहाड़ा में जो है शामिल होती हैं। तो 50 से 70 तक, तो देखो 2 का भाग दो 50 में, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 है ना, 25 बार भाग गया। तो 50 स्वयं क्या है, सम संख्या है। तो 50 शामिल होगा। फिर 2 सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, इसलिए 50 के बाद 2 2 जोड़ते जाओ, सम संख्याएं मिलती जाएंगी। 50, 52, 2 जोड़ो 54, 56 में 2 2 जोड़ता जा रहा हूँ, 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70। चूंकि तक बोला है 50 से 70 तक, तो 50 भी शामिल रहेगा, 70 भी शामिल रहेगा, ठीक है। 50 सम संख्या थी, भाग दे के मैंने देखा, बताया, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है 50, इसलिए सम संख्या है। अब कोई भी सम संख्या के बाद अगर आने वाली सम संख्याएं निकालना है तो 2 2 जोड़ते चले जाओ। तो 52, 2 जोड़े 54, 2 जोड़े 56, 2 जोड़े 58, 2 जोड़े 60, फिर 62, 64, 66, 68 और 70, ये सभी सम संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हमको इनका समांतर माध्य निकालना है, इसलिए समांतर माध्य बराबर, पहले लाइन खींचने की आदत बनाओ बटे के चिन्ह का, ठीक है। प्रेक्षणों का योग
प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये किसका सूत्र है? समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। अब प्रेक्षणों का योग तो लिखते हैं, योग करना है 50 से जितनी सम संख्या है 70 तक सबको जोड़ना है। 50 धन 52 धन 54 धन 56 धन 58 धन 60 धन 62 धन 64 धन 66 धन 68। ये बटे के चिन्ह को पूरा 68 ढकते तक कर लो। ठीक है, तो ये योग हो गया। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 प्रेक्षणों की कुल संख्या थी बटे 11। अब हम योगफल निकालेंगे। चलो करते हैं। 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 2 22 22 4 26 26 6 32 और 8 40 के शून्य हासिल आया 4। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 6 31 6 37 6 43 6 49 6 55 55 और 4 59। 590 बटे 11। एक बार मैं और जोड़ लूँ क्योंकि YouTube के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गलती होगी तो फिर दिक्कत होगी। 2 4 6 6 12 8 20 2 22 4 26 6 32 8 40 के शून्य हासिल आया 4। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 6 31 6 37 43 49 55 और 4 59। 590 बटे 11। अब भाग दे दो, 590 में 11 का भाग दे दो तो 11 पंचे 55, 4 आया, शून्य उतारे 40 हुआ, 11 तिया 33, कितना बचा 7 बचा। अब दशमलव लगाए तो ये 70 हुआ, 11 छक्के 66 4। एक अंक तक हम उत्तर लिखेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया 53.6। तो 50 से 70 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आया 53.6 आया, नीचे लिख देना है। अतः 50 से 70 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 53.6, ये आपका उत्तर है। और इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। ये भाग वाला काम को रफ में कहीं पर जाके करना है। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब समांतर माध्य के बाद हम देखेंगे माध्यिका। मैं बहुलक को आखिरी में पढ़ाऊंगा, वैसे भी बहुलक आखिरी में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा माध्यिका। मैं आज लेट क्लास शुरू कर पाया क्योंकि आज सुबह से हमारे यहाँ पूरे हमारे कॉलोनी में लाइट नहीं थी। लाइट लेट आई तो मुझको सेटअप करने में टाइम लगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे समांतर माध्य के बाद माध्यिका। माध्यिका, इसको अंग्रेजी में मेडियन कहा जाता है। ठीक है, तो माध्यिका का मतलब होता है बीच का पद, बीच का पद या मध्य का पद। मान के हिसाब से नहीं, क्रम के हिसाब से। मध्य का पद, मध्य का पद। ठीक है, अब बीच का पद या जो मध्य का पद होता है उसे माध्यिका कहा जाता है। अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं 3 5 7 9 13 20, ये संख्याएं क्रम से लिखी हुई हैं। अब हमसे कोई पूछे कि इनमें से बीच का पद कौन है, बीच का पद कौन है, या पूछे कि माध्यिका कौन है, माध्यिका पद कौन है, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो आंकड़े दिए हुए रहते हैं हमें, ठीक है, उन आंकड़ों में जो बीच का पद रहता है, आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में जमाने के बाद जो बीच का पद रहता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो अब अगर हमको यहाँ माध्यिका निकालना है तो बीच का पद निकालना है, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 पे आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, 7 यहाँ पर पद हैं, ठीक है। तो 3 इस तरफ हुए बाईं तरफ, और 3 इस, ये 7, 3 इस तरफ हुए दाईं तरफ, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कौन बचा? बीच में बचा 9 बचा। तो आपका माध्यिका कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार माध्यिका का मतलब होता है बीच का पद, लेकिन कब? जब हम हमारी प्रेक्षणों को, हमारे दिए हुए प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में पहले जमा लेते हैं, उसके बाद बीच के क्रम में जो पद आता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो माध्यिका माने बीच का पद। अब माध्यिका निकालने के लिए हम सूत्र निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसा कि हम देखें कि किसी प्रेक्षण में कुल पदों की संख्या 2 तरीके से हो सकती है। एक, पदों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। एक सम संख्या, कुल संख्या जो है सम संख्या, ठीक है। और कुल पदों की संख्या दूसरा तरीका हो सकता है विषम संख्या। भाई अगर मैं किसी कक्षा की बात करूं तो किसी कक्षा में 42 बच्चे हैं तो वो सम संख्या हो, सम संख्या में बच्चे हो सकते हैं, या 37 बच्चे होंगे विषम संख्या में हो सकते हैं। तो कहीं पर बच्चे 32.5 बच्चे हो सकते हैं कि 32 बच्चे इतने बड़े बड़े और एक छोटा सा भी आता 8वीं पढ़ने, ऐसा तो होता नहीं है। तो पदों की संख्या पूर्ण संख्या रहेगी हमेशा, तो क्या होगा? या तो सम संख्या रहेगी या फिर विषम संख्या रहेगी। तो इन दोनों परिस्थितियों के आधार पर जो है हमारे माध्यिका निकालने का जो पद की संख्या है उसकी गणना करने का तरीका क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब इस पदों की संख्या को, कुल पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं, कुल पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं। और अब 2 परिस्थितियां हम यहाँ पर देखते हैं। परिस्थिति 1, ठीक है। परिस्थिति 1, जब पदों की कुल संख्या, मैं पदों की संख्या लिख रहा हूँ, उसका मतलब कुल संख्या से, पदों की संख्या जिसको मैंने क्या नाम दिया है? n, क्या हो? एक सम संख्या हो। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, घड़ी बहुत तेज़ी से आज आगे हम, बाप रे 5 मिनट है। जब पदों की संख्या सम संख्या हो। दूसरी स्थिति, परिस्थिति 2, पदों की संख्या विषम संख्या हो, पदों की संख्या n क्या हो? विषम संख्या हो। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम देखेंगे कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो जब पदों की संख्या n क्या हो? एक सम संख्या हो। तो सम संख्या हो माने क्या होगा? इसको बाद में देखेंगे, पहले इस परिस्थिति को देखते हैं, ठीक है। आसान से कठिन की ओर जाएंगे। पदों की संख्या n विषम है, माने पदों की संख्या 3 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 1 से तो कुछ नहीं होगा, 3 5 7 9 11 13 17 19, माने एक ऐसी संख्या होगी विषम संख्या जो कि 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो n का मान क्या होगा? एक विषम संख्या होगी। तो अब हम n का मान एक विषम संख्या से एक उदाहरण बना रहे हैं, ठीक है। n का मान एक विषम संख्या हो तो क्या होगा? मान लेते हैं कि किसी कक्षा के में मान लेते हैं कि 7 बच्चे हैं, ठीक है। किसी कक्षा में 7 बच्चे हैं और उनका वजन दिया है, तो मैं क्रम से जमा दिया हूँ वजन को। ये उस कक्षा के 7 बच्चों का वजन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब पदों की संख्या यहाँ क्या है? 7 है। पदों की संख्या क्या है? 7 है। तो n का मान क्या हुआ? विषम हुआ। जब भी n का मान विषम होगा तो हमेशा देखो कि ये 3 पद बाएं तरफ आ गए, ये 3 पद दाएं तरफ आ गए, तो हमेशा एक मध्य पद मिलेगा, एक मध्य पद मिलेगा हमेशा। जब भी पदों की संख्या विषम होगी तो याद रखना एक ही मध्य पद मिलेगा। अब वो मध्य पद कैसे मिलेगा? n का मान 7 था, n का मान क्या था? 7 था। अब कौन सा पद मध्य पद मिला? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद। कौन सा पद?
चौथा पद हमको क्या मिला, मध्य पद मिला। इसको मैं ऐसा लिख लूँ, चौथा पद। अब सूत्र में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब पदों की कुल संख्या n विषम हो तो माध्यिका कौन सा पद होगा, मध्य पद को बोलते हैं। माध्यिका बराबर, अब देखो चौथा निकला। अब ये 4 कैसे आया, 4 कैसे आया, n का मान कितना था, 7 था। तो n में 1 जोड़ो, n में क्या करो, 1 जोड़ो। तो 7 में 1 जोड़े कितना हुआ, 8। इसको 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 4 आएगा। आया, चौथा पद आया। कैसे किया देखो, n का मान कितना था, 7 था। 7 में मैंने 1 जोड़ा, n में मैंने 1 जोड़ा, तो ये n का मान 7 था। 7 में मैंने 1 जोड़ा, कितना हुआ, 8 हुआ। 8/2, तो ये जो 4 आया, तो चौथा पद जो होगा वो हमारी माध्यिका होगी। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, कब, जब पदों की संख्या n क्या हो, विषम हो। तो माध्यिका बराबर n धन 1/2वां पद का मान, 2वां पद का मान। तो इस उदाहरण में क्या हो जाएगा, n का मान हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि विषम है तो हमेशा एक मध्य पद मिलेगा, तो हम क्या कि n का मान रखेंगे 7, 7 धन 1 8/2। तो चौवां पद नहीं होता है, चौथा पद जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। अभी चौथा पद कौन है, गिनो, क्रम से जमने के बाद 1, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसलिए यहाँ पर माध्यिका बराबर यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा, चौथे पद का मान, और चौथे पद का मान हमारे प्रेक्षण में से क्या है, 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 35। तो हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये तरीका है माध्यिका ज्ञात करने का। कब, जब पदों की संख्या विषम हो। हमको याद रखना है कि पदों की संख्या विषम होने पर हमेशा एक मध्य पद मिलेगा, और उस मध्य पद को प्राप्त करने का कौन सा सूत्र है, n धन 1/2वां पद होगा, वही हमारा मध्य पद होगा। मान लो 101 पद होते, ये विषम है, तो हमारा मध्यिका पद कौन होता है, 101 n है धन 1/2, 102/2 माने 51वां पद जो होता क्रम से जमने के बाद, वही हमारा मध्य पद होता, और उसका मान जो होता वो हमारा माध्यिका होता। तो आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ सभी लोग समझ लिए होंगे, क्योंकि YouTube में मैं थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, तो मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो बार बार देखें और प्रश्नों को हल करें। तो समय भी ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग YouTube के सब्सक्राइबर हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आप लोग बहुत अच्छा मैसेज भेजते हैं, आपका सम्मान उसमें झलकता है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।